वेलकम टू मिस्टर सी एल हितेश सर। ठीक है, सो स्मार्ट दिशा एकेडमी में सर आपके लिए स्वागत है। आप सबको रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने कुछ समय निकाला आप लोगों के लिए। अकाउंटिंग टैक्सेशन जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स से घबराना नहीं, जो ज्यादा टैक्स दे रहा है इसका मतलब अच्छा कमा रहा है, तो आप कोशिश करो अच्छे से अच्छे टैक्स दो। फिर टैक्स के साथ क्या है ना, कभी कोई क्या होता है कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे जानकारी लोगों तक नहीं रहता है, तो सब लोग सोचते हैं कि ये अननेसेसरी चीज है। आपके लिए बाद में बहुत फायदा देने वाला है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो कि सर आपको बताएंगे। ठीक है, सो जो भी डाउट जिसको है, जो ऑनलाइन जो लोग हैं वो लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ पे भी जो है एंड ऑफ द सेशन आप नोट करके रखो, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, राइट? So I'll hand you over to Sri sir. Please continue. Thank you, Shubhan. Good afternoon, everyone. Are you all comfortable in English? हिंदी जो आप बोलेंगे वो हिंदी ठीक है। मैं मेरे इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। I am a chartered accountant, passed out in November 2007. Then after I joined Ernst & Young as an auditor. उसके बाद मैंने MNCs में काम किया है, जैसे कि हिटाची, यांगफेंग, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग है। एंड नाउ सिंस लास्ट 5 years I have started my own practice. So this is a brief introduction of coming to the topic. I think all of you wanted to know about tax on कैपिटल गेन, करेक्ट? या आप लोग कुछ और जानने की उत्साह है? यानी कि टैक्स कैसे बचाना है? सही बात है, शेयर्स में तो प्रॉफिट ही है एक चीज। एनीवेज, सही ढंग से बचाए ना तो काफी कुछ बच सकता है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डॉक्यूमेंटेशन। आपका डॉक्यूमेंटेशन जितना स्ट्रांग होगा ना, उतना आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम चालू कर रहे हैं मेनली विथ taxation, income tax. We are targeting the direct taxes, income tax. Direct taxes में sale of shares, sale of mutual funds पे क्या impact आता है profitability को। So investing in stock market can be financially rewarding, but understanding tax implication is crucial for maximizing the returns. क्योंकि अगर आपका टैक्स में पैसा जा रहा है तो वो आपका प्रॉफिट ईट आउट कर दे। Profit from selling unlisted held for less than 1 year are typically taxed as short-term capital gain subject to ordinary income tax. इसमें मैं ज्यादा डिटेल में स्लाइड में आऊंगा, बट थोड़ा सा इसमें मैं एक्सप्लेन करूं तो आप सबको पता होगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो यू आर पेइंग एसटीटी। एसटीटी पेड है तो वो लिस्टेड शेयर्स है, तो उसमें अलग टैक्स रेट होता है। अनलिस्टेड शेयर्स है और विद इन 1 year बेच दिए, देन इट इज टैक्स दैट नॉर्मल स्लैब रेट। ऑर्डिनरी इनकम टैक्स स्लैब रेट्स आप सबको भी मैं आगे बताऊंगा। 2 टैक्स रिजीम्स हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम।
तो इंडिविजुअल्स का टैक्स रेट इसमें अप्लाई होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर अ ईयर क्वालिफाई फॉर लोअर टैक्स कैपिटल गेन रेट्स ऑफरिंग पोटेंशियल टैक्स सेविंग्स। अगर आप 1 साल तक शेयर्स होल्ड करते हैं तो टैक्स रेट कम है, और विद इन 1 ईयर बेचते हैं तो टैक्स रेट ज्यादा है। दिस ऑल इज रिलेशन टू इनकम टैक्स। Proper record keeping, awareness of deductibility, investment expense can further optimize tax strategies and investors। जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि record keeping, awareness, ये सब बहुत important है। So we can start with brief overview। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। ये कैपिटल गेन टैक्स है, करेक्ट। 5 हेड्स होते हैं जिसमें इनकम फॉल होती है। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल की इनकम 5 हेड्स में फॉल होती है। फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, third is income from business and profession, fourth is income from capital gain, and fifth is income from other sources। तो कहीं नहीं होगा, वो other sources में आएगा। हमारा particularly जो sale of shares, sale of mutual funds, these all fall under capital gain, income from capital gain। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है F&O का, which I will explain you in next slides। अगर कहीं पे बीच में भी कहीं कुछ पूछना हो या तो भी आप पूछ सकते हैं। पूरा एंड में भले आप ना रखना चाहो, क्योंकि इंटरेक्टिव होगा तो मुझे भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। सो कैपिटल गेन टैक्स जो है, दैट इज अप्लाइड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शेयर्स एज पर सेक्शन 247 ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में फॉल होता है शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारा आपको टैक्स होगा कैपिटल गेन टैक्स के हेड। अब इसमें 2 तरीके के कैपिटल गेन है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कोई बता? अच्छा, इसमें दिया ही हुआ है, ठीक है। आपको किसी को पता है कि अगर इक्विटी शेयर्स अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी तो उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे बाइफरकेट होगा? ये तो बहुत क्लियर है कि जो एसटीटी पेड शेयर्स होते हैं, मतलब लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में होते हैं, वो शेयर्स क्वालिफाई करते हैं लेस देन 12 मंथ्स। पर अनलिस्टेड शेयर्स है, मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं अपने शेयर्स किसी को बेचता हूं, तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे होता है? अनलिस्टेड में बोल रहा हूँ ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी लिस्टेड लिमिटेड कंपनीज होती है, वो तो पता है ना आपको। शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, आई एग्री विथ, शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, पर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें भी शेयर्स होते हैं। अगर वो मैं ट्रांसफर करता हूँ
That is also taxable. No, not 3 months. It's 24 months. यानी 2 years. तो उसमें क्राइटेरिया 2 months का हो जाता है. Sorry, 2 years का. और इसमें 12 months का है. 24 months and 12 months. Again, one more. अनलिस्टेड में ऐसा है कि अभी तो अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है या शेयर कैपिटल स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी डीमटेरियलाइज करना है. उसके क्राइटेरियाज है कंपनीज एक्ट में, तो आपको कंपलसरी डीमटेरियलाइज करना है. फिर तो आपको मेरे डिमेट से मैं आपके डिमेट में ट्रांसफर कर ही सकता हूँ. यू नो ना कि डिमेट में 1-to-1 ट्रांसफर भी होते हैं. नहीं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो अलग ही है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का नाम नहीं सुना. नहीं, मैं उसमें 2 बाइफरकेशन बता रहा हूँ ना आपको कि स्पेसिफाइड लिमिट के अभाव है तो आपको डीमटेरियलाइज करवाने पड़ेंगे अपने शेयर्स. डिमेट करवाने तो पता है कि फिजिकल फॉर्म और डिमेट फॉर्म, ठीक है. अब सेकंड थिंग आ जाती है कि अगर डिमेट में नहीं है तो फिजिकली ट्रांसफर करते. पहले शेयर ट्रांसफर फॉर्म भरते थे और स्टैंप लगते थे शेयर ट्रांसफर, वो फॉर्म भर के ट्रांसफर करते. और आज भी इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिसके शेयर्स इंटरनली ट्रांसफर होते हैं. Second thing comes about these are equity shares. म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को पता है. म्यूचुअल फंड्स में कितने टाइप होते हैं ब्रॉडली? Small cap is equity oriented mutual funds. Mid large cap is also equity oriented fund. I am telling you 3 types. Yes, correct. So it is equity funds, hybrid and debt funds. These 3 are the major types. इसमें कुछ पता नहीं चला तो बोलिए. इक्विटी ओरिएंटेड फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. डेट ओरिएंटेड फंड सिर्फ डेट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. और हाइब्रिड फंड्स का मिक्सचर होता है दोनों का. ठीक है, वो एक स्लाइड में आएगा और वो उधर ही एक्सप्लेन करें. So here we can come to the point like gains from equity shares held for more than 12 months, less than 12 months are considered as short-term capital gain and it is taxed at 15%. Unlisted है तो slab rate में जाएगा. slab rate आगे आ रहा है. अगर 10 लाख से अबव है ओल्ड रिजिम में तो 30% और न्यू रेजिम में 15 लाख से अबव है तो 30%. इसमें एसटीटी पेड शेयर्स है तो ही 15% है. अगेन ये एसटीटी पेड होना चाहिए. अगर मैं 1-to-1 आपको ट्रांसफर कर रहा हूं तो एसटीटी पेड नहीं होता है. हाँ? नहीं, इनकम टैक्स में वही होगा. फिर नॉर्मल टैक्स रेट में जाएगा, नॉर्मल स्लैब रेट में जाएगा. 30% इज द मैक्सिमम स्लैब रेट. अलग अलग स्लैब रेट्स होते हैं. इसमें आपको एग्जेम्पशन कुछ भी नहीं मिलेगा. एग्जेम्पशन मतलब डिडक्शंस होते हैं. 54 आपको पूछना है, मेरे से पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं. नहीं रिफंड.
एग्जाम्पशंस होते हैं कैपिटल गेन में 54 में, वो पूरा एक अलग ही सेशन हो जाएगा 54 लेके जाएंगे तो। कमिंग टू LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगेन, जब शेयर्स 1 साल से ज्यादा हम लोग होल्ड करते हैं और फिर बेचते हैं तो 10% टैक्स लगता है। उसमें 15 था, इसमें 10। उसमें सेक्शन लगता है 111A, इसमें सेक्शन लगता है 112A, 112A। इसमें एक और एग्जम्पशन मिलता है, जब तक आपका प्रॉफिट 1 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता। अबव 1 लाख it will be taxed at 10%. यहाँ पे कहीं पे कुछ सर मेरे पापा है, वो 75 इयर्स के हैं और उनका अगर कोई लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में ऐसे इक्विटी लेके वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं, तो क्या उनको भी टैक्स लगता है ये सारे, अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन हैं? हाँ, सुपर सीनियर सिटीजन में टैक्स स्लैब्स अलग है, बट टैक्सेबल है। एट द सेम टाइम अगर वो बहुत पहले से होल्ड करके बैठे हैं तो देयर इज ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन अकॉर्डिंग टू विच अगर क्योंकि ये जो 31/1/2018 डेट बहुत क्रिटिकल है, 31 जनवरी 2018 के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू पड़ गया था। ग्रैंडफादर प्रोविजन, तो वो डेट पे जो रेट था वो रेट आपका कॉस्ट गिना जाएगा। इवन दो आपने कॉस्ट कम में लिया हो, इंफोसिस के शेयर आपने 10 में लिए हो, पर वो टाइम पे अगर वो शेयर का रेट 3500 है तो आपको 3500 कॉस्ट गिना जाएगा। कमिंग टू डिविडेंड्स, डिविडेंड्स पहले शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट था, अब उन्होंने चेंज कर दिया। अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है और कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट। मतलब वो लोग पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करते थे, कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करके फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती। अभी क्या होता है, अभी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इफ द डिविडेंड इज मोर देन 5000, 10% TDS कटता है और उसपे द डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मैंने आपको 5 हेड बताए, तो ये कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, दिस गोज अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नहीं, 5000 फ्रॉम वन कंपनी टू अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इंडिविजुअल शेयर होल्डर को अगर मैंने एज अ कंपनी ने 5000 से ज्यादा पे किया है तो दैट इज टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 10% डिडक्ट करके ही आपको देंगे। देन यू कैन फाइल योर रिटर्न एंड क्लेम द TDS अगर आपका एक्सेस है। जो डिविडेंड जिसको मिल रहा है उनका ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है टैक्स। DDT इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पहले कंपनीज को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टैक्स पे करना पड़ता, अभी दैट हैज बीन अबॉलिश्ड। STT ये सब तो आप जानते होंगे,
हर एक ट्रांजैक्शन जो भी होता है शेयर मार्केट में BSE NSE पे, आपको कुछ क्वेरी है क्या? हर एक ट्रांजैक्शन जो भी होता है उसमें STT पे होता है। STT के रेट्स यहाँ पे है। इक्विटी डिलीवरी है 0.1% बाय सेल। अगेन इक्विटी इंट्राडे 0.25% सेल पे ही लगता है, बाय पे नहीं लगता। बाय इज नील। इक्विटी फ्यूचर्स, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो आप बोल रहे हैं उसमें सेल पे लगता है 0.01% एंड इक्विटी ऑप्शन में 0.05% ऑन प्रीमियम। ये मेरे ख्याल से शीट आप शेयर कर सकते हैं वो सब। हाँ, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मेरा ये मानना है। हाँ, वो कहीं पे भी मिल जाता है। अब काफी सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस, आपको पता होगा कि इंडिया ही एक ऐसा मार्केट है जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। सबसे ज्यादा GDP पूरे वर्ल्ड में अपनी अच्छी 6-7% से ग्रो हो रहा है। तो NRI जो भी हैं, जो लोग इंडिया में रहते थे और बाहर अभी चले गए, वो लोग इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो उनका टैक्स कैसे होता है? उनको पहले तो TDS कट जाता है। आप लोग अगर सेल करते हैं शेयर्स तो आपका सेल पे कोई TDS नहीं कटता है, हमारा सिर्फ डिविडेंड पे टैक्स कटता है TDS। आपका TDS का मतलब पता है सबको? आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब क्या? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलने जाऊँ, अच्छा, so basically whenever you earn the income, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी इनकम दे रहा है वो सोर्स हुआ, उसको टैक्स डिडक्ट करना। जैसे प्रीवियस था वो डिविडेंड वाला, इसमें TDS कौन डिडक्ट करे? कंपनी। डिविडेंड जो दे रहा है कंपनी TDS डिडक्ट करेगी। इसमें कहीं पे डाउट है TDS, क्योंकि TDS इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड इन इनकम टैक्स ओनली, तो इसलिए मैंने बोला। सो NRI इन्वेस्टर्स जो भी हैं, उनके सेलिंग जब भी वो करते हैं, उनके प्रॉफिट पे डायरेक्टली 15% डिडक्ट हो जाता है। STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी हुआ, उसके ऊपर 15% वो लोग का डिडक्ट हो जाता है। एक साल तक होल्ड करे तो 10%। हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें गेन दिखाते हैं, तब भरते हैं। और हमारा अगर स्लैब रेट में आया, सपोज आपकी इनकम बिलो 5 लाख, तो आपको तो TDS कटवाना ना पड़ा, ना ही रिफंड लेना पड़ा। हाँ, इनका कैसा है, 15% डिडक्ट होगा ही होगा।
पता नहीं है। जब पूरे साल में कभी 3 लाख रुपए तो जब टैक्स अब कमिंग टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, किसी को पता है ये क्या होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड प्रोसेस? जब भी हम लोग शेयर सेल करते हैं, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो जब भी हमारा लॉस होता है, वो लॉस हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड मिलता है फॉर 8 years। और इसमें सेट ऑफ कैसे होता है? समझो मेरा शॉर्ट टर्म में गेन हुआ और लॉन्ग टर्म में लॉस हो तो सेट ऑफ हो जाएगा। तो एलटीसी के साथ हाँ, शॉर्ट कितना है वो यहाँ पे लिखा है, इसको पता है क्लियर हो यस 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 यस। तो सेट ऑफ एसटीसीएल जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो दोनों के सामने जा सकता है, एसटीसीजीएल और एलटीसीजी। और लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ही जाता है। उसका अगर थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो क्लियर है कि उस पे 10% है और उस पे 15% है। 10% वाला को 15% पे कैसे सेट ऑफ करें? और ये 8 years तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये pointers में आ रहा है। आपको पता है कि ये शेयर्स जो है इसको 2 तरीके से टैक्स कर सकते हैं, 2 हेड में टैक्स कर सकते हैं। एक तो एसटीसीजी एसडी कैपिटल गेन हम लोग को, दूसरा हम लोग इसको बिजनेस भी बता देते हैं। नहीं, 1 लाख टैक्स भरा के कैपिटल गेन आया। कैपिटल गेन नहीं, पहले आपका कैपिटल गेन आया, शॉर्ट टर्म आया कि लॉन्ग टर्म आया? पहले वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, उस पे आपने 1 लाख रुपए टैक्स भरा, ठीक है? नहीं, ये फॉरवर्ड यानी लॉस पहले होगा तो आप ये कैरिड बैकवर्ड वाला है, वो यूएस में चलता है 8 साल, मतलब कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक आप कर सकते हैं। 8 असेसमेंट ईयर्स। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बोल रहा था आपको कि दो तरीके से कर सकते हैं, बिजनेस भी बता सकते हैं, पता है आपको? जरूरी नहीं है सिर्फ कैपिटल गेन पे ही जाए। आप उसको बिजनेस में तो एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं, इसमें आप कोई एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। टेलीफोन, इंटरनेट, जितना भी लेजिबल एक्सपेंसेस है आप हेलो सो उसमें आपको प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, तो
पर इसमें एक और चीज है कि आपको रिटर्न में वैसा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो आप उसको बिजनेस प्रूव कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। आप बुक्स लेके आए शेयर मार्केट की, बुक्स एक्सपेंस क्लेम कर लो। पर वो ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे और उसमें 4 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है कि आपको ये बिजनेस कंसीडर करना है या कैपिटल गेन कंसीडर करना है। फर्स्ट, इंटेंशन एट दिस टाइम ऑफ बाइंग। आपका इंटेंशन क्या है, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट परचेज करना है या एज ए बिजनेस कंसीडर करना है। अगर इंटेंशन वो है तो फिर आप उसको बिजनेस कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब बहुत फ्रीक्वेंसी में डील करते हैं और वॉल्यूम बहुत हाई है तो वो बिजनेस में जाएगा। हाँ? नहीं, जजमेंट के बेस पे लगते हैं। इसके बेस पे बहुत केस लॉज है जिसमें से ये वो तो मेरे ख्याल से बिजनेस ही हो जाएगा। अगर रोज आप 20-25 लाख का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिजनेस ही हो। F&O को बिजनेस में ही लेते हैं, पता है ना आपको। इंट्राडे इज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, F&O इज अ नॉर्मल बिजनेस। सिर्फ शेयर्स का ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। प्योर शेयर्स जो डिलीवरी पे लेते हैं हम, ये थोड़ा क्रिटिकल है, ये समझने वाला पॉइंट है। होल्डिंग पीरियड, थर्ड पॉइंट। अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। ये आपके ऊपर, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको उसको बिजनेस में फॉल करवाना है या कैपिटल गेन में फॉल करवाना है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अभी और इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पॉइंट को लेके आया। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं 2 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूं, ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का सेम पर्सन के लिए। हाँ, मैं 20-25 लाख का रोज ट्रेडिंग करता हूँ, लेता हूँ बेचता हूँ, और एक 20-25 लाख मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे। दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट अलग अलग मेंटेन करूँ मैं। उधर मैं कैपिटल गेन टैक्स भरूंगा, इधर मैं बिजनेस का लॉस एंड गेन करूंगा। बिजनेस का लॉस जो है मतलब बिजनेस लॉस कैपिटल गेन के सामने लॉस सेट ऑफ होता है, वाइस वर्सा नहीं। बिजनेस का लॉस कैपिटल के सामने सेट ऑफ होता है। यस, 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अदर सोर्स, अरे कैपिटल गेन में आप अपना कैपिटल गेन वाला डालिए, बिजनेस वाला बिजनेस में डालिए। पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने कंपलसरी है, क्योंकि अगर स्क्रूटिनी आई तो आपको ये दिखाना है, पूरा अकाउंट उनको बताना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी मिलता है जब आपने रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल किया। 31/7 ड्यू डेट है, नहीं तो आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता। ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना,
उसी से हाँ लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। दोनों ही बिजनेस लॉस हो या कैपिटल लॉस हो, तो इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि अगर आपका लॉस है तो रिटर्न फाइल करिए। 1 लाख का भी लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये 1 लाख तो माइनस हो जाएगा। ये सब टैक्स प्लानिंग होता है। दूसरा, अगर टैक्स प्लानिंग का एक अगर आपको जानने की इच्छा है तो सपोज मैं 25 मार्च पे बैठा हूं, मेरा किसी शेयर है जो लॉस पे दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं उसको बेच के लॉस एडजस्ट कर दूंगा और 1 तारीख को परचेस कर लूंगा। मेरा लॉस कितना हो, मतलब वो प्लानिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि किसी एक शेयर में आपका प्रॉफिट है, दूसरा शेयर आपको लॉस दे रहा है, पर आपको पता है कि ये आगे जाके ऊपर जाने वाला है, तो 5 दिन में बहुत ऊपर नीचे नहीं होगा। हाँ, मतलब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, 25 मार्च को मैंने मतलब इन्फोसिस में मेरे को प्रॉफिट है और समझ लो कि PSU शेयर्स है कोई भी, HAL, उसमें मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 25 को बेच के अगेन 3 या 4 तारीख को परचेस कर लूंगा, तो मेरा लॉस हुआ है, सेट ऑफ हो गया ऊपर, और ये तो मेरे को मिल ही गया, तो मेरे को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो रिटर्न फाइल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉसेस, एंड इवन आपका डिविडेंड पे अगर TDS कट गया है तो वो भी क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना फाइल तो कर सकते हैं, पर उसमें कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं मिलेगा। और फाइल नहीं, फाइल कर सकते हैं ना आप रिटर्न। नहीं समझ, फिर से एक बार, लॉस आपका रिटर्न, हाँ नहीं, सेट ऑफ नहीं मिलता। यस, तो यहाँ तक क्लियर है ना। और अगेन इसमें एक और चीज है कि NRI है ना, उनका तो TDS कट रहा है, उनको बेसिक एग्जम्पशन तो लेना मिलता है, तो वो लोग भी अगर रिटर्न फाइल करें तो उनको रिफंड मिलेगा अपना TDS। तो NRIs को भी रिटर्न तो भरना ही चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, इसी वे मैं आपको पहले भी थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिया था। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, दे आर टैक्स्ड एज सेम एज इक्विटी। सेम स्लैब रेट है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, क्वेरी है आपको कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ सकते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, उसमें इन्वेस्ट होता है, तो वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड।
अब उसमें देयर इज अ क्राइटेरिया। हाइब्रिड फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें क्राइटेरिया है 65% का। 65% अगर डेट है, 65% या उससे ज्यादा, तो देन इट विल बी अ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और 65% इक्विटी, देन इट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में अगर शॉर्ट टर्म है तो देन इट विल बी टैक्स्ड अंडर नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट। स्लैब रेट नीचे आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके 20%। इंडेक्सेशन क्या होता है कि इनकम टैक्स में एक कॉस्ट ऑफ इंडेक्स दिया गया है, मतलब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है उस हिसाब से उसको वो लोग बढ़ाते जाते हैं। तो 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 में वो 100 था। बढ़ाते जाते हैं। तो अभी जैसे 363 या 383 कुछ है ये साल, 383 है आई थिंक, आपको कंफर्म करता हूँ। हाँ, तो अगर आपने कोई 2001 में शेयर लिया है और अगर आप अभी बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट वैल्यू वो लोग 363 पकड़े, 363 या 383। एक मिनट में कंफर्म करता हूँ, मैं आपको कंफर्म कर लेता हूँ अगर आपको जानना है तो। उसमें आपको कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके ऊपर जो आया, सपोज आपको 400 में सेल किया तो जो मार्जिन आया उसके ऊपर ही आपको 20% पे करना, नॉट ऑन ऑल प्रॉफिट। यस यस। अभी ये जो ELSS स्कीम यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में एक म्यूचुअल फंड चलता है, अगर आपको पता हो तो। फॉर एग्जांपल एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ATC का 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। मतलब आपने 50,000 इन्वेस्ट किया तो आपको 50,000 डिडक्शन मिलेगा ATC में। ATC डिडक्शन से चैप्टर 6 आता है इनकम टैक्स में, उसमें ATC टू ATU सारे डिडक्शन। तो अगर 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। अगर आपका कैपिटल गेन आ रहा है 1.5 लाख रुपया, अब आपने 31 मार्च से पहले एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी उसमें 1.5 लाख डाल दिया तो आपका नेट इनकम 0 हो जाएगा। दीज आर द डिडक्शंस बिटवीन ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम। ये म्यूचुअल फंड ही है। ELSS इज अ म्यूचुअल फंड। ये लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का। 3 साल के पहले अगर बीच में आपने निकाला तो ATC में उतना रिवर्सल हो जाता है, इनकम में ऐड हो जाता है, अदर इनकम। 3 साल। हाँ, 3 साल के बाद LTC तो लगेगा, PPF में नहीं लगता। PPF is also under ATC। पर ये
मैक्सिमम लिमिट है 1.5 lakhs। 1.5। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, ये पहले भी मैंने हाईलाइट किया। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने बहुत जरूरी। कभी भी स्क्रूटिनी आती है, कभी भी असेसमेंट आता है, तो यू हैव टू सबमिट योर रिकॉर्ड्स साथ साथ। उनको हम डिस्कस के साथ तो नहीं आ जाता है, पर AIS में आपको परचेज के अमाउंट्स और परचेज के डेट्स नहीं आते, ट्रांसफर के एक्सपेंसेस नहीं आते। ट्रांसफर एक्सपेंसेस यू कैन डिडक्ट ना, ये जो STT और ब्रोकरेज होता है वो तो आता नहीं। टैक्स फॉर्म्स ITR 2, ये स्लैब रेट्स है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम का है। तो इसमें क्या है कि 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 lakh to 10 lakhs 20%, above 10 lakhs it is 30%। हाँ, मतलब नहीं, ये ओल्ड टैक्स रिजीम। नहीं, ये ओल्ड है। ये ओल्ड टैक्स स्लैब है। बजट में अगर चेंज आया तो ये चेंज हो जाता है। वो न्यू टैक्स रिजीम में बता रहा हूँ, जैसे कि ये है। अब इसमें एक छोटा सा वो ट्विस्ट यह है कि अगर आपकी इनकम बिलो 5 lakhs है तो आपको रिबेट मिलता है 87A का 2.5 लाख का रिबेट मिलता है। बट दैट इज नॉट काउंटेड फॉर शेयर्स इनकम, तो उधर से एग्जम्पशन है ही नहीं। और ये न्यू टैक्स रिजीम, इसमें ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मुझे कुछ, अगर आपकी इनकम 9 लाख तक है तो आप 10% पे करिए, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है सब? नहीं, कहीं भी क्वेश्चन है तो पूछे। हैं? नहीं, आप तो शेयर्स में तो डील करते होंगे ना? अच्छा, ज्वाइन कर। अगर आपका बिजनेस है तो आप इस बार ओल्ड रिज्यूम करें। हाँ, ओल्ड से तो न्यू इन एनी में जा सकते। न्यू से ओल्ड में बिजनेसमैन नहीं जा सकता। जिसका भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो न्यू से ओल्ड में नहीं जा सकता। एक बार न्यू में चला गया देन ही हैज टू कंटिन्यू। नेक्स्ट ईयर न्यू में जा सकते हैं। हाँ, पर आप न्यू से ओल्ड में नहीं आ पाएंगे, फिर कभी वो रास्ता बंद हो जाएगा। ओल्ड से न्यू में जा सकते हैं।
अगर इसमें कोई कंसल्टेशन चाहिए तो टैक्स प्रोफेशनल्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करना चाहिए आपको। मतलब खुद से ही डिसीजन मत लिया कीजिए, बिकॉज इम्प्लीकेशंस बहुत हाई होते हैं। पेनल्टीज आर अप टू 300%। तो इसलिए हाँ, टैक्स का 300%, मतलब आपका 50,000 टैक्स आ रहा है और आपने 50,000 नहीं भरा, नहीं 1.5 लाख होगा। 300% ऑफ टैक्स। और प्लानिंग, इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको एक बताया कि मैंने 25 मार्च को कोई लॉस में था, उसको बेच दिया, मेरा दूसरा गेन था, तो मेरा सेट ऑफ अंदर है। Yes, you can deduct in the transfer expense. जो हमने कंटेंट को मैनेज किया, तो इसे कंसल्टेशन किया, तो I put there something that chart. Correct. इसमें actually हम करते हैं, मतलब इसमें ऐड करते हैं कि अच्छा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यस, अगर आप उसको बिजनेस शो कर रहे हैं तो यस, अगर आप उसको कैपिटल गेन शो कर रहे हैं तो नहीं। But for business it can be offset. यस, उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम योर एंड, क्योंकि मैंने तो काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको कुछ जानना है इमर्जिंग जो है उसके बारे में, या मैं मेरे पॉइंट्स बताऊं कुछ, क्रिप्टो करेंसी में कोई करता है? उसका पता है कैसे होता है टैक्सेशन? यस, नहीं, पर अगर प्रॉफिट हो तो फिर 70% तो कमा रहे हैं। सॉरी, एक मिनट में आता हूँ, सॉरी। हाँ, 30% होता है, एक्सपेंस भी डिडक्शन नहीं मिलेगा उसको। पहली बात तो है बिजनेस कंसिडर करते हैं तो, और उसके सामने कोई सेट ऑफ नहीं मिलता है, सिर्फ उसका लॉस ही सेट ऑफ मिलेगा, शेयर्स का लॉस नहीं और कोई लॉस नहीं। हाँ, वो फाइल मतलब हाँ, लॉस तो आपको, पर उसमें कैरी फॉरवर्ड और ये सब प्रोविजंस हैं, सीधा प्रॉफिट पे 30% भर दो आप। 30% प्लस हायर सरचार्ज एंड एजुकेशन फीस 4%। कौन सा वाला? हाँ सर, इसको ये डिजिटल एसेट में मानते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी आ गया, बिटकॉइन आ गया, और भी जो भी डिजिटल एसेट्स है वो सारे के सारे आ गए। F&O मैंने आपको बता दिया, इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। दूसरा, बायबैक पता है? बायबैक क्या होता है? बायबैक पे टैक्सेशन कैसे होता है? बायबैक आपके हाथ में कुछ भी टैक्स नहीं होता।
अभी अभी आपको पता हो तो TCS के बायबैक लगा था 3500 में लेके और उन लोगों ने कुछ 4100 में ली, तो 600 रुपए पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना। कंपनी हैज टू पे द टैक्स। हाँ? Then also, if you have a profit of 1 crore, in the case of buyback, you didn't have to pay any tax. तो बायबैक जब भी आए देख लेने का, एनालिसिस करके और शेयर ले लेने का। मेरे ख्याल से सर्वाइव हो गया है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल से सुपांशु जी ने मेरा नंबर भी रख ही दिया है। थैंक यू सर। प्लानिंग सबको करना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है, सर का एक्सपीरियंस है, सो मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। सो अगर जिसको जरूरत है स्वीटर व्हाट्सएप कर लीजिए, फिर फ्री होके सर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर जिसको जरूरत, आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आई विल रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। और सर ने तो और भी कई कंसल्टेंट है, आप Yes. उससे कर सकते हैं, बट इनसे करेंगे। ये सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, सो और आगे लॉ गार्डन में भी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का क्लासेस चालू हो रहा है, सो विल बी टेकिंग केयर डायरेक्टली। आपको जिसको चाहिए कम समय है तो इनको सो विल गाइड, तो आपका बैलेंस शीट वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, पीएम स्टेटमेंट उनको फॉरवर्ड करेंगे तो विल गाइड, ठीक है। तो अभी क्योंकि छोटा कम समय में ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर 2-3 मिनट खाली वेट कीजिए, खाली 2-3 फोटो कर ले सर का।